बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और लर्निंग विद आसिफ बुखारी सीरीज़ में फ़िज़िक्स के लेक्चर के सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेलकम कहती हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी काइनेमेटिक्स की, और काइनेमेटिक्स की बात करते हुए हमने डिस्कस किया था द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन को। हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ मोशंस को, और हमने डिस्कस किया था कि रोटेट डिफरेंसेस क्या होते हैं मोशन में। इसके साथ ही हमने एक्सिस का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। तो आज हम जो है एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है स्केलर एंड वेक्टर्स। अब स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो हैं ये एक थोड़ा सा हमारा नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत आसान भी है इस लिहाज से कि हम इसको आसानी से समझ सकते हैं स्केलर्स क्या होते हैं और वेक्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, एक्चुअली जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं ना, तो फिज़िक्स के अंदर हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ को लेकर चलते हैं। हम डेफिनेटली कि हम जो है मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ की बात कर रहे होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे होते हैं कि भाई मैस है किसी चीज़ का, जिसको हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। हम लेंथ की बात करते हैं जिसको हम मीटर में, या वॉल्यूम की हम बात कर रहे हैं, या डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, या स्पीड की बात कर रहे हैं। अभी तक इन तमाम चीज़ों से, या हम फोर्स की बात कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों से जो है वो हम वाकिफ़ हैं। ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फिज़िक्स की जिनसे हम वाकिफ़ हैं। अब इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो है हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, और इसकी जो डिफरेंशिएशन जो है वो सिर्फ एक चीज़ की बेस पर की गई है, और वो चीज़ है कि डायरेक्शन की बेस पर हमने की है। तो एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली जो है सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम स्केलर कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जिसको बताने के लिए सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड काफ़ी है, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसका मतलब है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। ठीक है, दो चीज़ें आ गई इसके अंदर। जैसे कि अगर मैंने कह दिया कि भाई 2.5 किलोग्राम, तो इसमें जो 2.5 किलोग्राम है ये इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यानी कि वो नंबर है, जबकि किलोग्राम जो है वो इसकी यूनिट है। तो दो चीज़ें हो गई फिज़िकल क्वांटिटी की को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, इसकी मैग्नीट्यूड के अंदर, यानी कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और इसकी कोई अप्रोप्रिएट यूनिट जो है। तो इसको हमने कह दिया। अब हमने इसमें किसी किस्म की डायरेक्शन की बात नहीं की है। तो ये क्या हो गई, ये हमारे पास हो गई स्केलर क्वांटिटीज़। अब स्केलर क्वांटिटी की जो एग्जांपल्स हैं वो हैं हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। तो आप देखें कि इनको डिस्क्राइब करने के लिए आप कभी भी ये नहीं कहते कि मास के साथ आप किसी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, आप टाइम के साथ किसी डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, अब टाइम की एक अप्रोप्रिएट यूनिट सेकंड लगाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से आप वॉल्यूम की भी एक अप्रोप्रिएट यूनिट लगा लेते हैं, आप वर्क एनर्जी की भी एक अप्रोप्रिएट यूनिट लगा लेते हैं, और आप मुकम्मल तौर पर इस चीज़ को डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि एक स्केलर क्वांटिटी क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड पे दो चीज़ें आ गई हैं। मैग्नीट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हमने दो चीज़ें समझ ली हैं कि एक तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एक उसकी कोई अप्रोप्रिएट जो है वो यूनिट है। तो अब स्केलर क्वांटिटी तो हमारी समझ में आ गई है, और आपके जहन में फ़ौरन से ये बात भी आ गई एग्जांपल्स को देख के कि हाँ ये बिल्कुल स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब वेक्टर्स क्या होते हैं? अब वेक्टर को जो है आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद इट्स डायरेक्शन, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब ये एक चीज़ एडिशन हो गई यहाँ पे डायरेक्शन, कि आपको उसके साथ डायरेक्शन भी शो करना पड़ेगी, उसके बजाय एक वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं होगी। अब इसकी एग्जांपल क्या है वेक्टर की, जरा इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मूवमेंट है, और टॉर्क है। ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। अब एक बात ज़रा ध्यान से देखिएगा कि भाई अगर आप बात कर रहे हैं फोर्स की, तो आप फोर्स की जब तक डायरेक्शन नहीं ना देंगे, जैसे कि यहाँ पर डायरेक्शन दी हुई है, ये फोर्स इस तरफ को लग रही है, इस टेबल को इस तरफ खींचा जा रहा है, तो आप कंप्लीटली इस फोर्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, आप इसके बारे में मज़ीद बात नहीं कर सकते, आप इसके
एक्शन के ऊपर बात नहीं कर सकते। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि फोर्स 1 इधर को मूव कर रही है, जबकि फोर्स 2 जो है ना वो इधर को मूव कर रही है। तो अब आपको पता चल रहा है कि दोनों फोर्सेस अगर इक्वल हैं तो ऑन द होल क्या होगा कि टेबल जो है वो यहीं पर रुका रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, इस केस में तो टेबल इस तरफ को मूव कर जाएगा क्योंकि ये फोर्स की डायरेक्शन है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टेबल को इस तरफ को खींचें तो आपको फोर्स इधर को लगाना पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि आप फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए आप वेक्टर इसकी डायरेक्शन के बगैर आप बात नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसी क्वांटिटी की जिसको डिस्क्राइब करने के लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी है। अब इसकी एग्जांपल्स हमने देख लें कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये सब कॉन्सेप्ट आपके पास आगे आने वाले हैं। तो ये मीनिंगलेस होगा इसको डिस्क्राइब करना वेक्टर को जब तक कि आप इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। अभी मैंने आपको जो है इसकी मिसाल दे दी है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस की मिसाल देखें किसी भी प्लेस की एक रेफरेंस पॉइंट से, तो ये भी जब तक ना काफ़ी होगा जब तक कि हम इसकी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। ठीक है ना। अब सपोज़ कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, तो जब तक हम उस डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे, अगर हम कहेंगे जी यहाँ से यहाँ मूव करके जा रहा है, तो जब तक हम इसकी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को कम्प्लीटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो अब वेक्टर में और वेक्टर क्वांटिटी में और स्केलर क्वांटिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आ गया? सबसे बड़ा डिफरेंस आ गया डायरेक्शन का। दोनों में एक चीज़ कॉमन है, दोनों में मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ठीक है, दोनों में मैग्नीट्यूड की बात है, लेकिन डिफरेंस इसमें क्या है? डिफरेंस है इसके अंदर डायरेक्शन का। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको आप कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। अभी आपके पास एक डिस्क्रिप्शन आ गई कि आप एक टेबल को कंसिडर करें, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। टू फोर्सेस F1 और F2 जो है वो इस पर एक्ट कर रही हैं। अब कोई डिफरेंस होगा अगर दोनों फोर्सेस जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो क्या होगा? जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि कोई भी मूवमेंट नहीं होगी इसके अंदर, तो डायरेक्शन का फोर्स के साथ होना बहुत ज़रूरी है। अब इसका मतलब ये कि सर्टेनली दोनों सिचुएशन जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे के साथ। इस सिचुएशन के अंदर तो टेबल इस तरफ मूव कर लेगा, लेकिन इस सिचुएशन में अगर दोनों फोर्सेस इक्वल हैं तो जो है वो टेबल इस तरफ मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए आपके पास जो है वो डायरेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पर आपके पास टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में क्या बात आ सकती है? यहाँ पर आपके पास जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है आता है वो है डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस जल्दी से यहाँ पर आप इसका स्पॉट कर लें कि दोनों में मैग्नीट्यूड कॉमन है, बट जो डिफरेंस है वो डायरेक्शन का डिफरेंस है। तो आई एम श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर का और स्केलर का वो आपकी समझ में आ गया है। ठीक है, तो आप आसानी से इसमें एक डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं और आप इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अब छोटी सी बात हम और डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो साथ ही इसका क्वेश्चन बना लें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का हम साथ ही क्वेश्चन बना लेते हैं कि यहाँ पर अगर आप हेडिंग देते हैं बजाय पूरा क्वेश्चन लिखने के कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर जब आप लिखते हैं तो आपने कैसे इसको डिस्क्राइब दिखाना होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसको भी समझना चाहिए हमें। जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से, तो हम क्या करते हैं कि हम बोल्ड लेटर यूज़ करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उसको मोटा करके लिख लेते हैं। अगर आप इस तरह से लिख रहे हैं तो यू कैन यूज़ अ ब्लू मार्कर टू डिफ्रेंशिएट वेक्टर क्वांटिटी के लिए। जैसे कि यहाँ पर ये एफ को बोल्ड लिखा हुआ है, ए को बोल्ड लिखा हुआ है, डी को बोल्ड लिखा हुआ है, ये बताने के लिए कि ये वेक्टर है। या सेकंड केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप वेक्टर के ऊपर एक बार या एरो लगा सकते हैं। लुक एट दीज एग्जाम्पल्स ना, ये बार्स लगे हुए हैं और ये एग्जाम्पल भी देखेंगे ये एरोज लगे हुए हैं। तो वेक्टर्स को इन इस तरह की अगर बोल्ड लिखा हुआ है या हमारे पास
उस अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो है या बार है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इट्स अ वेक्टर। अब ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि ड्रॉ करके, तो इसके लिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट हम बनाएंगे, ठीक है। और लाइन सेगमेंट जो है उसका एक एरो हेड होगा, एरो हेड बताएगा कि इसकी डायरेक्शन को, ठीक है। इसको डेफिनेटली हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बनाएंगे। और ये जो हमने लाइन बनाई है A to B, ये हम एक स्केल से बनाएंगे। लेंथ जो है ना इस लाइन की, वो हमें बताएगी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। हम एक स्केल को यहाँ पर हम एक स्केल जो है वो करेंगे, अपना बनाएंगे, एक स्केल डिवाइस करेंगे। सपोज कि अगर मैं कहती हूँ कि 10 किलोमीटर जो है वो इक्वल है 10 किलोमीटर जो है वो इक्वल है 2 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो आपने क्या किया है कि आप जो ये बना रहे हैं, आपने 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर के बराबर कर लिया है। तो जाहिर है कि आप 10 किलोमीटर तो अपने पेज पे नहीं बना सकते। आप 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप 2 सेंटीमीटर की एक लाइन बना लेंगे, ठीक है। और अगर 20 सेंटीमीटर है तो फिर ज़ाहिर है कि 20 किलोमीटर है तो फिर आप 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप जो है उसकी मैग्नीट्यूड के लिए एक स्केल बना लें, और इसकी डायरेक्शन बनाने के लिए ये आपने एरो बना दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आई एम श्योर कि यहाँ पर आपने मार्क कर लिया, आपकी बुक्स आपके सामने खुली हुई, आपने मार्क कर लिया है कि यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस पार्ट कैन बी आस्क्ड इन वन क्वेश्चन, और ये हो सकता है कि जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है। तो जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है ना आपने, तो फिर ये डायग्राम ज़रूर बनानी है आपने, ठीक है। तो ये हमने रिप्रेजेंटेशन को समझ लिया। इसके बाद आपके पास एक बुक एग्जाम्पल है, जो कि बुक एग्जाम्पल आपको बता रही है कि आपने कैसे इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन एक्टिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस तरह से आपको इसके ऊपर प्रॉब्लम्स आती हैं करने के लिए। डायरेक्शन दी हुई है आपको, और आपको 80 न्यूटन की फोर्स दी हुई है। तो इस 80 न्यूटन को तो पेज पर ड्रॉ करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि फिर अब हमें यहाँ पर स्केल लेना पड़ेगा। ये देखिए, ये स्केल दिया हुआ है कि 20 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। हमने स्केल लिखा भी है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर स्केल को हमने हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ले लिया कि 20 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ये जो 80 न्यूटन है ये बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर की हमने लाइन लगानी है। अब डायरेक्शन बनाने के लिए अब ये डायरेक्शन शो करेंगे, और नॉर्थ को हमने वाई एक्सिस पे शो किया है, ईस्ट को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया है। इस तरीके से ये होती हैं। तो इधर से हमने फिर ये वेक्टर अपना ड्रॉ कर लिया जो कि 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर शो कर रहा है इसकी मैग्नीट्यूड को। स्केल की मदद से हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये किसके बराबर है, और एरो हेड जो है ना ये हमें डायरेक्शन बता रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम श्योर कि ये जो वेक्टर का टॉपिक है ये आपकी समझ में आ गया है कि वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और डिफरेंस क्या है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की भी मैंने बात कर ली है इसमें, कि यहाँ पर आपको आ सकता है कि आप जो है वो लाइक डिफ्रेंशिएट कर लें। आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर का भी। तो इस तरीके से आप करके इस टॉपिक को अपने कवर कर सकते हैं, और आप जो है वो इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि जहाँ पे भी पॉसिबल होता है तो प्लीज़ वो डायग्राम को ज़रूर ड्रॉ किया करें। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।